अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्या है हमारा पार्ट 9, यानी कि पार्ट 9 पढ़ना है, 9 पढ़ना है। क्या कह रहा है? जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। क्या पढ़ना है? जंतुओं और पौधों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे हम? यहाँ पे ग्रीन हेडिंग आपको दी गई है। कौन कौन सी पढ़ेंगे? पहली हेडिंग पढ़ेंगे परिसंचरण एवं परिवहन की आवश्यकता। दूसरी हेडिंग क्या कह रहे हैं? जंतुओं का परिसंचरण तंत्र, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे रक्त, रक्तवर, रक्त वाहिनी, स्पंदन, रक्त आधान और ब्लड बैंक। और लास्ट हेडिंग हमारी इसमें दी गई है पौधों में परिवहन, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ दिया है, देखेंगे क्या कह रहा है पैराग्राफ में। जरा सोचिए कि सांस लेने पर जो ऑक्सीजन गैस हमारे, यानी कि आपके इस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन के उत्तर को आपको पूरे लेसन में बताना है, यानी कि करना है। ठीक है, तो जरा सोचिए कि सांस लेने पर जो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है वह अंततः जाती कहाँ है? तो प्रश्न हुआ कि वो जाती कहाँ है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ जाती है। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि वो कहाँ से जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, वो शरीर में जब प्रवेश करती है तो वह कहाँ, अंततः कहाँ जाती है। तो ये हमारा क्या था, पहला प्रश्न था। अगला क्या कह रहे हैं? यह ऑक्सीजन, यानी कि इसको आप डिफाइन किया है, तो यह ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में, कहाँ पे? फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर की प्रत्येक, कहाँ पर? प्रत्येक जो कोशिकाएं, हमने पहले भी बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक पहुँचती है, तो कोशिका में पहुँच जाती है। तो क्या उत्तर हुआ हमारा कि शरीर में जब ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो शरीर की जीवित कोशिकाओं तक पहुँचती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में भोजन का जारण होता है। ठीक है, कोशिकाओं में भोजन का भी कुछ हिस्सा पहुंचता है। ठीक है, जिससे क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। किससे होती है? पहले भोजन कोशिका तक पहुंचता है, फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही कह रहे साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जो पुनः क्या कह रहे हैं? रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है? फेफड़ों तक। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। अब हमारी पहली हेडिंग दी गई है, क्या पढ़ी थी हमने? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अभी हम पहले पढ़ेंगे मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। तो क्या कह रहे हैं? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हृदय, रुधिर, यानी कि रुधिर को हम क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिनी, यानी रक्त वाहिनी भी बोलते हैं। रुधिर, रक्त मिलकर मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इसमें भी कई हैं, कौन कौन से हैं? हमने हृदय पढ़ा, रुधिर वाहिनी और रुधिर, दो हैं, यानी कि हृदय और रुधिर वाहिनी। इन्हीं दो को अब हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, यानी कि उसको डिफाइन करेंगे। देखेंगे क्या कह रहा है। मनुष्य का हृदय, क्या कह रहे हैं? मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग की तिकोना आकार की पेशीय रचना है। आपको दिख रहा होगा ये हृदय कैसे है? तिकोना आकार का होता है, लगभग तिकोना। ठीक है, तिकोना आकार पेशीय रचना है, जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। कितना होता है? हमारी जो मुट्ठी होती है उसके बराबर होता है। यह बक्षघोआ में बाईं ओर, कहाँ पर स्थित होता है? बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में भी 4 कक्ष पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं हृदय में? 4 कक्ष। कौन कौन से हैं? 2 कक्ष ऊपरी भाग में, जिन्हें अलिंद, क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं, तथा 2 कक्ष निचले भाग में होते हैं, जिन्हें निलय कहते हैं। तो 2 भाग ऊपरी भाग में क्या बोलते हैं? अलिंद, और 2 भाग निचले भाग में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निलय। ठीक, हृदय के दाएं, क्या कह रहे हैं? हृदय के दाएं भाग, यानी कि दाएं अलिंद व दायां निलय, एक दाएं अलिंद होता है और एक दाएं निलय होता है। ऐसे ही एक बाएं अलिंद होता है और एक बाएं निलय होता है।
तो क्या कह रहे हैं, में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, यानी कि जो ऑक्सीजन मिला हुआ खून होता है वो क्या होता है, बहता है। दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते रहते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संकुचन एवं शिथिलन भी कहा जाता है। इसके कारण धक धक की, क्या कह रहे हैं, इसके कारण धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंद या क्या बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, क्या कह रहे हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72, यानी कि 72 बार हृदय स्पंद करता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, संकुचन की अवस्था में हृदय से पंप होता है, ठीक है, हृदय से क्या होता है, पंप होता है, जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों में, क्या कह रहे हैं, विभिन्न भागों से नलिकाओं, यानी कि नलिकाओं या नलिकाओं को सिरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरा द्वारा आता है, तथा हृदय से नलिकाएं धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। आइए जाने हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार बहता है, यानी कि अब हम इसमें आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि जो रक्त की संरचना होती है, बहने की जो संरचना होती है वो कैसे होती है। तो शरीर के विभिन्न भागों से, क्या कह रहे हैं, शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, युक्त रक्त, वो कैसा खून होता है, अशुद्ध खून होता है, कैसा होता है, अशुद्ध रक्त, सिराओं द्वारा हृदय दाएं अलिंद, यानी कि जो हमारी दाएं अलिंद थी और दाएं अलिंद में लाया जाता है, यानी कि पूरा जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पे जाता है, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है, यानी कि दाएं अलिंद में जाता है, फिर उसके बाद निलय में पहुंचता है, जहाँ से यह फुफ्फुस, क्या कह रहे हैं, फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का क्या होता है, आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं अलिंद, क्या कह रहे हैं, बाएं अलिंद से यह बाएं निलय में पहुंचाया जाता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी कि शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित फ्लो चार्ट से भी दिखा सकते हैं। तो सबसे, यानी कि हमारा जो दाएं अलिंद होता है और दाएं निलय होता है, इसमें हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला जो रक्त युक्त होता है वो पहुंचता है, ठीक है, और जो जब वो शुद्ध हो जाता है, यानी शुद्ध जो ऑक्सीजन मिला रक्त होता है वो किस में पहुंचता है, बाएं अलिंद और बाएं निलय में। आपको यहाँ पे चार्ट में भी बताया गया है, देखो यहाँ पे शरीर के सभी अंग, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया, चार्ट के द्वारा बताया गया है कि कैसे हमारे अंदर रक्त की संरचना होती है। सबसे पहले दिया है बायां अलिंद, ठीक है, बायां अलिंद से जो होता है, सबसे पहले फेफड़े होते हैं, फेफड़े में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, वो बाएं अलिंद में जाता है। बाएं निलय से क्या होता है, जो ऑक्सीजन युक्त होता है वो शरीर के सभी अंग में पहुंच जाता है, यानी कि ये शुद्ध रक्त की संरचना यहाँ तक हो गई है। फिर कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है, वो दाएं अलिंद में पहुंचता है, फिर वहाँ से कहाँ पहुंचता है, दायां निलय में। फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ पहुंचता है, फेफड़ों में, और फेफड़ों से वो फिर शुद्ध होकर कहाँ जाता है, वापस से बाएं अलिंद। ऐसी एक क्रिया पूरे हमारे शरीर में चलती रहती है। शरीर में क्या करें, शरीर में फुफ्फुस यानी कि फिलोनरी धमनी अपवाद है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर बहता एवं क्या कह रहे हैं, फुफ्फुस फिलोनरी
सिरा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। यदि आप अपने वक्ष में, क्या कह रहे हैं, यदि आप अपने वक्ष में बाएं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय यानी कि स्पंदन यानी धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने चेस्ट पर यानी छाती पर हाथ रखोगे तो आपको धड़कने का महसूस जरूर होगा। अब कह रहे हैं चिकित्सक आपके हृदय स्पंदनों को मापने के लिए क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्रियाकलाप 1 में भी दिया गया है कि जो हमारी नाभि होती है या फिर जो हाथ की क्या होती है, नाभि बोलते हैं, हाथ की जो नाभि होती है उसको कैसे चेक करते हैं। तो देखेंगे क्रियाकलाप 1 के द्वारा हमें समझाया गया है। अपने दाहिने हाथ के मध्यम में, क्या कह रहे हैं, अपने दाहिने हाथ के मध्यमा तथा तर्जनी अग्नि को बाएं हाथ की कलाई के भीतरी पर रखें। ठीक है, क्या होता है, क्या आपको धड़कन महसूस होती है या धड़कन क्यों होती है, यानी कह रहे यहाँ धड़कन क्यों होती है। तो दरअसल ये धड़कन नाड़ी यानी कि नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, नाड़ी स्पंद या नब्ज, जो हृदय द्वारा धमनियों में यानी कि जो हमारे रक्त की संरचना होती है धमनियों में से और सिरा में, वही कह रहे धमनियों में प्रभावित हो रहे रक्त के कारण होता है। यानी कि जो रक्त की क्रिया होती है पूरे शरीर में, उसी की वजह से ये धड़कती है। आप महसूस कीजिए ये स्पंद 1 मिनट में कितनी बार होता है। तो आप देखेंगे कि नाड़ी स्पंद तथा हृदय स्पंद दोनों ही संख्या बराबर होती है। यानी कि जो हृदय कितनी बार होता है, 72 बार। ऐसे ही नाड़ी की जो स्पंद होती है वो भी कितनी होती है, 72 बार होती है। प्रायः डॉक्टर या वैद्य, आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं या फिर वैद्य होते हैं, ठीक है, वो नाड़ी स्पंद अथवा हृदय स्पंद की गति से स्वस्थ होने का अनुमान लगाते हैं। आपकी नाड़ी देख के चेक कर लेते हैं वो आपको कितना बुखार है, कर लेते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो डॉक्टर और वैद्य होते हैं वो या तो आपके हृदय की धड़कन को सुन के या फिर नाड़ी की स्पंद को सुन के बता देते हैं। सेकेंड हेडिंग हमें क्या दी गई है, अभी हमने पहली पढ़ी हृदय, दूसरी हमें दी गई थी रुधिर वाहिनी। तो सेकेंड हेडिंग हमारी क्या है, रुधिर वाहिनी। देखेंगे रुधिर वाहिनी क्या है। रुधिर वाहिनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनी पाई जाती है। तो क्या कह रहे हैं, रुधिर वाहिनी। रुधिर वाहिनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वाहिनी पाई जाती है, जिन्हें रुधिर वाहिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिनी कहते हैं। ये वाहिनियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, हमने अभी पढ़े भी हैं, धमनियाँ, सिराएँ और कोशिकाएँ। यानी कि जो रक्त की चालन करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रुधिर वाहिनी। तो पहले हमारी धमनी दिया है, देखेंगे धमनियाँ क्या होती हैं। ये गहरे लाल रंग की, कैसे, गहरे लाल रंग की दिखाई देती है, जो ऑक्सीजन युक्त, क्या कह रहे हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाते हैं। ये शरीर की गहराई में स्थिर होती हैं। इनकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी लचीली होती हैं, क्योंकि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि सिराएँ क्या होती हैं, देखें ये हरे नीले रंग की होती हैं। कैसी होती हैं, हरे नीले रंग की होती हैं। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त, क्या कह रहे हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, इस शरीर की गहराई में, कहाँ पे, शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। इनकी दीवारें मोटी लचीली होती हैं।
क्योंकि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। क्या होता है? क्योंकि इसमें रक्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तब बहता है। इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों के हृदय में ले जाती हैं। इनकी अपेक्षाकृत पतली तथा कम लचीली होती हैं। इनमें रक्त का क्या होता है? दबाव क्या होता है? कम दबाव के साथ बहता है। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को क्या कह रहे हैं? जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं, यानी कि गलत दिशा में नहीं बहे, इसलिए ये जो सिराएँ होती हैं वो क्या करती हैं? उन्हें विपरीत दिशा में जाने से रोकती हैं। तीसरी हेडिंग हमारी क्या दी गई है? कोशिकाएं, यानी कि हमने 3 पढ़ी हैं, धमनियाँ, सिराएँ, लास्ट हमारी क्या है? कोशिका। तो देखेंगे कोशिकाएं में क्या होता है। शरीर के विभिन्न अंगों तक, यानी कि पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः किसका? धमनियों तथा सिराओं ऊतक में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। इनकी दीवारें कैसी होती हैं? बहुत पतली होती हैं। तो कोशिकाएं क्या होती हैं? इनकी दीवारें बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या दी गई है? रुधिर। रुधिर यानी कि ब्लड। तो तीसरी हेडिंग हमने 2 पढ़ ली हैं। कौन कौन सी पढ़ ली है? हृदय और रुधिर वाहिनी। अगली हेडिंग हमारी क्या दी गई है? रुधिर यानी कि ब्लड। तो देखेंगे रुधिर में क्या होता है। शरीर पर खरोंच लगने या क्या कह रहे हैं? शरीर पर खरोंच लगने या कहीं पर कट जाने से लाल रंग का बहने वाला तरल पदार्थ आपने देखा होगा। ठीक है, यह रुधिर या रक्त होता है। रक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, चिड़ियों तथा बकरी। ठीक है, तो ये सब क्या कह रहे हैं? रक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कशेरुकी क्या होते हैं? जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमने अभी क्या पढ़े? कशेरुकी जंतुओं के बारे में पढ़ा। कौन कौन से? मछली, मेढक, छिपकली, चिड़िया तथा बकरी। और मनुष्य भी क्या होते हैं? ये कशेरुकी में ही आते हैं। कुछ अकशेरुकीय जंतुओं भी होते हैं जिसमें रक्त पाया जाता है। क्या कह रहे हैं? परंतु वह लाल रंग का ना होकर कैसा होता है? रंगहीन या अन्य रंगों का होता है। कह रहे हैं रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। प्लाज्मा एक झिल्ली का नाम होता है। तो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं देखेंगे का। पहली हेडिंग हमारी क्या दी गई है? रुधिर कणिकाएं। रुधिर का भाग तो क्या है हमारी? रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? रुधिर का लगभग 45% भाग इससे बनता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। यानी कि रुधिर कणिकाएं भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। हर चीज़ में अलग अलग भाग हैं, देखा है। तो कौन सा दिया है? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। अब पहली हेडिंग हमारी इसको भी डिफाइन करके बताया गया है। क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं RBC। क्या बोलते हैं? RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। लाल रुधिर कणिकाएं गोल तस्तरी नुमा तस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से चिपकी या उभयावतल। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है और केंद्रक विहीन होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन, क्या कह रहे हैं? हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। किससे होता है लाल रंग? हीमोग्लोबिन जो होती है नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है, जिससे ये रक्त को कैसा रंग प्रदान करती है? रेड। ठीक है, लाल।
इनका जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में अस्थियों की अस्थियां मज्जा में बनती हैं, यानी कि जैसे ही ये खत्म होती हैं तो नई बन जाती हैं, ठीक है। भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत यानी कि लीवर तथा पीलिया में बनती हैं। तो ये था हमारा लाल रुधिर कणिकाएं। अगली हेडिंग हमारी क्या दी गई है? लाल रुधिर कणिका के कार्य। तो कार्य क्या है देखेंगे, यानी कि ये कार्य क्या करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है। रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती है। क्या करती है? उनका परिवहन करती है। तो ये था हमारे लाल रुधिर का कार्य।